Hello students, how are you? Fine. Okay. So myself Rajiv Raj Singh, फिजिक्स फैकल्टी. सो वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ हूँ, क्योंकि मुझे कई जगह से मैसेज मिलते रहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे वीडियो बना दो. तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जितनी मेरे तरफ से हेल्प हो सके उतना मैं हेल्प आप लोगों को करूँ. राइट. तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये भी एक स्पेशल डिमांड पे बनाई जा रही है. तो फिर से समझिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए इसको हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कूलॉम्स लॉ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. तो अगर आप देखोगे तो इसके डेरिवेशन है, तो उस डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, और उस डेरिवेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल जो है आपसे जेईई मेन या एडवांस में पूछा जाएगा. राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. यहां देखिएगा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ओके. तो अभी से पहले जो आप कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे उसमें आपको सेपरेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने की जरूरत थी. बट राइट नाउ इस प्रोसेस में आपको दोनों खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे. यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का इक्वेशन आपको एक साथ मिल जाएगा. फिर वहां से आप मैग्नीट्यूड, यानी कि यहां से जो भी फोर्स मिलेगा वो वेक्टर फॉर्म में मिलेगा. फाइनली ये समझना है आपको. क्लियर कहानी. ओके. तो मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, ये है y और ये है सर x. राइट. ओके. यहां पे एक चार्ज मैं मान लेता हूं q1 है, और यहां पे दूसरा चार्ज मैं मान लेता हूं q2 हो. कोई एतराज आपको? अगर आपको नहीं है तो खुदा कसम मुझे भी कोई एतराज नहीं है. ये डिस्टेंस हो जाएगा सर r1, पोजीशन वेक्टर में मानता हूं r1, और इसका पोजीशन वेक्टर में मानता हूं r2. ओके. इसकी पोजीशन वेक्टर को मैं r1 मान लेता हूं, होल्ड, और इसकी पोजीशन वेक्टर को मैं r2 मान लेता हूं. पोजीशन वेक्टर आप समझते हैं, किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ठीक है. तो यहां पे अगर देखें तो इन दोनों चार्ज को एक वेक्टर से मैं ज्वाइन कर देता हूं. जैसे ये r2 वेक्टर और ये हो गया r1 वेक्टर, तो इसको मैं नाम दूंगा r21 वेक्टर, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होके 2 पे फिनिश हो रहा है. क्लियर कहानी सर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर आप वाकई में 11th में जरा सा भी पढ़ा होगा तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सी अकॉर्डिंग टू, आप देखिए यहां पे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर. तो मैं यहां लिखता हूं r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा. राइट. तो यहां से अगर मैं r21 फाइंड करता हूं तो यह हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. अब आपके पास ये क्वेश्चंस होगा या जेहन में ये बातें उठ रही होंगी कि सर बुरा मत मानना, मुझे कोरोना नहीं है इसलिए डोंट अफेक्ट. राइट. या r21 क्यों निकाल रहे हो? तो बेटा अगर मुझे फोर्स निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस तो चाहिए ना साहब. तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि r21 चाहिए. तो यहां से मैं अब r21 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं. तो r21 का जो मैग्नीट्यूड होगा मेरे भाई वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मोड ऑफ r2 वेक्टर माइनस मोड ऑफ r1 वेक्टर. ये हमारा मोड ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया r21 का. ठीक है. अब एक चीज देखें, मैं यहां पे फोर्स की बात करूं किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में. तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा. ठीक है. तो रिपेल करेगा तो यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स को मैं नाम दूंगा F21 वेक्टर. क्या नाम दूंगा? F21 वेक्टर. फिर ये Q2 जो होगा Q1 पे फोर्स लगाएगा और वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये फोर्स इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है. और ये हो जाएगा F12 वेक्टर, फर्स्ट पे लगाया गया फोर्स ड्यू टू सेकेंड. ओके. अब इन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए
हमें कोई न कोई एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई न कोई एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा। क्यों? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि ये y है और ये x है, ध्यान से समझिएगा, और ये कोई फोर्स है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो इस फोर्स को आप क्या लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को आप लिखोगे 5i कैप। क्या लिखोगे? 5i कैप। ऐसा क्यों लिखा आपने? यहां तक समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अगर यहां तक समझ रहे हैं तो बिलीव कीजिए आपको ये पूरा का पूरा काफी इजी हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है 5 न्यूटन का, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में आप लिखोगे 5i कैप। ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि मालूम है ये फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप होता है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है या इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो मीन्स हमें इन दोनों इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा, क्योंकि ना तो प्रॉपर x में है ना ही प्रॉपर y में है। चलिए, तो हम यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा सर वो r21 कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r21 कैप। इसका मतलब है कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं और ये हो जाएगा r2 माइनस, यहाँ देखिएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड मोड ऑफ r2 वेक्टर माइनस मोड ऑफ r1 वेक्टर। ये हमारा सेकेंड हो गया। ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यहां तक किसी को कोई जरा सा भी दिक्कत है, बेझिझक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, अब देखिए, मुझे फोर्स निकालना है F21 बट विथ प्रॉपर डायरेक्शन। तो क्या लिखूंगा फोर्स को? सर यहां तक क्लियर? एक बार देख लीजिए सर, चेकआउट कर लीजिए कंप्लीटली। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा सर? F21 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये R21 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ओके, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमें मालूम है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं। क्यों? देखो यहाँ ये वेक्टर 5 इस डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया? इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हम आज इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है R21 कैप। देख लीजिए, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन का R21 कैप। तो हमने F21 यहां पे लिख दिया। अब इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। क्या अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इधर इरेज कर दूं? चलिए, तो मैं इस डायरेक्शन में इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां देखिएगा, तो अगर मैं F21 लिखता हूं मेरे दोस्त, क्या लिखता हूं? F21, तो ये हो गया K Q1 Q2y। अभी आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखा था, वो आया था, आप अगर जरा सा ईमानदार होंगे तो आप बताएंगे सर हाँ यही आया था। क्या यही आया था? और R21 कैप आया था सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड मोड ऑफ R2 माइनस मोड ऑफ R1। अब यहां देखें, इसका मोड के पावर 2 है और यहां पे मोड की पावर 1 है, तो ये F21 वेक्टर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स K Q1 Q2y मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू मोड ऑफ R2 माइनस R1। ये सॉरी, ये मोड नहीं है, सॉरी ये मोड नहीं है प्लीज, इसलिए इसको आप मोड ना माने, ये वेक्टर के फॉर्म में है। अब यहां देखो, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये सब के सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इस कांस्टेंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, तो इसको मैं C मान लेता हूं। तो F21 हो जाएगा, यहां से देखें, C टाइम्स R2 माइनस R1। तो ये आपको रिमेंबर करना, याद करना काफी आसान हो गया आपके लिए, आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हो। C टाइम्स R2 माइनस R1, क्यों? क्योंकि आपको सेकेंड पे फोर्स फाइंड करना है। किसके कारण? फर्स्ट के कारण। तो जिस पे फाइंड करता है उसमें से उसका पोजीशन घटाना है जिसके कारण आपको फाइंड करना है। ये हो गया F21। यहां तो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं F12 पे। चलिए,
तो मैं इन सब चीज़ों को फिर इरेज कर देता हूँ। एक बार चेकआउट कर लीजिए सर, किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो यहाँ पे आते हैं, फटाफट देख लेते हैं अपन। अगर मैं F12 लिखता हूं, F12 यहां देखें, तो F12 का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। सो K Q1 Q2 बाई मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। बट यहां सोचना पड़ेगा आपको कि इस डायरेक्शन में फोर्स था, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है कितना। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूं कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है R21 कैप, क्या विजिबल है ये? ओके, तो अब जो फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि इसका अपोजिट। तो यहां अपन मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस R21 कैप से। अब चीजों को काफी आसान तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए सर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना एलिमेंट्री तरीके से मैं आपको बता सकूं, राइट, उतनी हमारी भरपूर कोशिश है सर। अब यहां लिखिए, माइनस छोड़िए इसको, यहां लिख दूंगा मैं R2 वेक्टर को, अभी हमने फाइंड किया है, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड मोड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है। ओके, इसकी पावर वंस अगेन 1 है। अब इसको सोल्व अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, ये दोनों मिलके हो जाएंगे सर, देखिए मोड ऑफ R2 माइनस मोड ऑफ R1 का होल क्यूब, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा R1 माइनस R2। सर एक चीज आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर और मैडम वाट एवर सी, अगर एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये वाली क्वांटिटी F21 में भी इन्वॉल्व था, ये वाली क्वांटिटी F21 में भी इन्वॉल्व था, और ये वाली क्वांटिटी यहां भी इन्वॉल्व है, यानी कि सभी जगह इन्वॉल्व है। तो इसको फिर से मैं लिखूंगा C टाइम्स R1 माइनस R2। तो कुलम्ब्स लॉ अब आपके लिए काफी आसान हो गया, चुटकी में इसके फॉर्मूले याद हैं कैसे? C टाइम्स जिस पे फोर्स निकालना है उसकी पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके कारण निकालना है। देखिए F12 किस पे निकालना, फर्स्ट पे, किसके कारण सेकेंड पे, तो C टाइम्स फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दिया। अब C क्या है? तो हाँ यार, अगर फॉर्मूला को मैं इतना इजी बना सकता हूं तो क्या आप C याद तो कर सकते हो ना? नहीं कर पाओगे, जरा सा मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा, तुम्हारी कसम यार। तो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं C जो है वो है K Q1 Q2 बाई मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ये हमारा C है। बस इतना आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहां तक सेट देख लो फटाफट, दानादन, कोई दिक्कत किसी को कुछ भी हो नहीं है। मैं इरेज कर दूं? ठीक है, मैं इरेज करता हूं, और यहां पे एक छोटा सा नोट डिस्कस करेंगे, फिर अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं एक आध न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, अब यहां पे एक नोट देखिए जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं। अभी आपने देखा कि F21 हमारा आया था C टाइम्स R2 माइनस R1, और F12 आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों R1 माइनस R2, यही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या ये R2 माइनस R1 हो जाएगा? तो यहां से देखिए हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो गया F21। तो यहां से देखें F12 और F21 आपको क्या दिख रहा है? दोनों मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड समझते हो ना आप, मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स ये रियल फोर्स है। तो हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ रियल फोर्स। आपको फोर्स दो तरह के बताए गए होंगे, एक होता है रियल और एक होता है सूडो फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ रियल फोर्स सो दैट इट विल एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर,
तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस को लेकर। ओके फाइन, जय हिंद सर।